अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान डेडलॉक कहां पे आ रहा है। 2 दिन पहले तक मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका इत्तफाक राय हो चुका है बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद। फिर मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात के बाद यही कहा गया कि उनका आपस में इत्तफाक राय हो चुका है। अब सिर्फ पीटीआई को जो है वो इस आइनी तरमीम के हवाले से राज़ी करना है, इसलिए कोई 1-2 दिन का टाइम मांगा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो हुकूमत की जो आइनी तरमीम है उससे पीछे हट रहे हैं। इस पे तफसीलन बात करेंगे, अंदर की खबर क्या है तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम जस्टिस मंसूर अली शाह का चैप्टर क्या वाकई क्लोज़ हो चुका है और ओवरऑल जो जुडिशरी की तरफ से क्या खदशात का इजहार किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से क्या खदशात हैं और जुडिशरी की तरफ से क्या खदशात हैं, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर लॉकडाउन कर दिया गया है। डी चौक के ऊपर हज़ारों की तादाद में पुलिस और ओवरऑल जो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है फिर से मखदूश होती जा रही है और वो मामला वही जो पंजाब कॉलेज की बच्ची के हवाले से है, इसके हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो डैम फंड का 23 अरब रुपए के करीब या उससे ज़्यादा जो पैसे थे वो हुकूमत के अकाउंट में डालने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और पाँचवें नंबर पे बात करेंगे हुकूमत का ये जो पिछली सहमाई है उसमें रेवेन्यू का जो डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से पूरा बोझ और बर्डन जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर आ रहा है। जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो तनख्वाहदार तबके से हासिल किया गया है, जबकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे बिल्कुल मीगर अमाउंट एक ली गई है। तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डेडलॉक आ रहा है मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान। आपके इल्म में है कि मैं भी इस हवाले से कंटिन्यूसली ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर 3 मेन जो इस 26वीं आइनी तरमीम थी उसमें जो हुकूमत करना चाह रही है, तरामीम करना चाह रही है, वही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जिस पे कल ये सामने आई खबर जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी थी उसके बाद के हुकूमत ने एक कदम पीछे हट के पार्लिमानी कमेटी की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कोर्ट है उसकी बजाय बेंच के हवाले से रजामंदी जाहिर कर दी है, बशर्ते के जो पीटीआई और बाकी भी इसे इत्तफाक राय से इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे था जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार और तीसरे नंबर पे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक होते हैं उसकी जो ट्रायल होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। तो ये 3 बुनियादी जो है वो तरामीम है जिसकी हुकूमत का मुजवज़ा जो प्रपोज़ल है इस हवाले से। जो पहली 2 हैं ख़ास तौर के ऊपर जजेस की तैनाती में पार्लियामेंट का किरदार और दूसरे नंबर के ऊपर जो आइनी कोर्ट था उस पे भी अब तो ये आपके सबके सामने मीडिया के ऊपर भी आ गया है कि वो आइनी कोर्ट की बजाय आइनी बेंच के हवाले से भी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो राज़ी हो चुकी हैं। शर्त यही थी कि पीटीआई भी इस आइनी तरमीम में अपना वोट डालेगी और इसको कामयाब करवाएगी, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से कल इसके हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर बयानात दिए गए हैं उनकी पार्टी की तरफ से कि उनका कोई रुकन, उनका कोई जो मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर वो इस आइनी तरमीम की वोटिंग के हिस्से में हिस्सा नहीं लेगा। इससे ये एक ज़ाहिर हो रहा है कि जो पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर के ऊपर ये इस आइनी तरमीम को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना फजल रहमान जो कि ये कह रहे थे कि पीटीआई भी ऑन बोर्ड हो जाएगी और फिर साथ साथ ये भी कि जो पीटीआई की तरफ से रऊफ़ हसन साहब थे उन्होंने ये बयान दिया था कि दरअसल ये जो आइनी बेंच बनाने वाला जो एक सजेशन है या इनपुट थी वो दी ही पीटीआई की तरफ से गई थी। जब ये पीटीआई की तरफ से दी गई इनपुट या जो तजवीज़ थी उसको अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आइनी कोर्ट से आइनी बेंच के ऊपर आ गई, तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर पीटीआई बैक ट्रैक क्यों करेगी। और दूसरा जो सवाल इस हवाले से अहम है वो ये कि मौलाना फजल रहमान जो कि 2 दिन पहले तक ये कहते रहे कि उनका इत्तफाक राय हो चुका है, फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मौलाना फजल रहमान पीछे हट गए हैं और कल उन्होंने बाकायदा जो हुकूमत के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। वो ये कहते हैं कि उनके अरकान पार्लियामेंट उनको धमकाया जा रहा है, जो उनकी फैमिलियों को हरासा किया जा रहा है, जो उसके साथ साथ पीटीआई की फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। अगर हुकूमत इस तरह
جو ہے وہ کرے گی، جو ریئیکٹ کرے گی، تو پھر ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو ہم بھی اس کا جواب جو بدماشی ہے اس کا جواب اسی زبان میں دیں گے۔ تو یہ اس سے کل یہ ظاہر نظر آ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کافی حد تک اب جو ہے وہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ جو میری اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات ہوئی اور مختلف اراکین سے بات ہوئی، تو اس حوالے سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو آپس میں طے ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بھی اور جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کا آپس میں اتفاق رائے پیدا ہو چکا تھا۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ ایک وہ دیا گیا تھا اندیا کہ وہ آئینی کورٹ جو ہے وہ اس پہ وہ نہیں راضی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر یہی تاثر ملا۔ پھر میری جو حکومت کے اراکین ہیں، ان جو پارلیمانی اس کمیٹی کے بھی ممبران ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس میں بھی تقریباً تمام باتوں کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کیونکہ اس میں جو ہے وہ حصہ ہی نہیں لے رہی تھی، نہ کوئی ان پٹ دے رہی تھی، نہ کوئی سجیشن دے رہی تھی، وہ آتے تھے صرف رخنہ اندازی ڈالنے کے لیے، تو اس کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے۔ پھر میں نے اس حوالے سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ اچانک سے یہ سارا کچھ حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کی باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی، ان کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ جو آئینی ترمیم کیا واقعی خطرے میں ہے، اور کیا یہی وہ 15 سپتمبر والی صورتحال تو نہیں ہو سکتی کہ حکومت نے اجلاس بلا لیا ہے اور آئینی ترمیم منظور نہ کرائی جائے۔ تو اس حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور کے اوپر ڈیڈ لاک آ رہا ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے اور جو آرمی کو دی جانے والی کچھ جو پاورز یا اختیارات ہیں اس حوالے سے آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ملٹری کو دی جاتی ہیں جو سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے، گو کہ جو اس کا مقصد ابھی بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کا، کیونکہ جو بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں پکڑے جاتے ہیں وہ عدالتوں سے رہا ہو کے پھر دوبارہ سے وہی دہشت گردی کے کیمپس جوائن کر لیتے ہیں، اور اس طرح پھر معاملہ وہی زیرو پہ آ جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن پھر اس کا جو ہے استعمال مذہبی جماعتوں کے اوپر ہو سکتا ہے، ان ملٹری کورٹس کا جو استعمال ہے وہ سیاسی ورکرز اور سیاسی کارکنان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سے کسی صورت جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے میں نے آپ کو اس حوالے سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ جو اس کی مین جو آئینی ترمیم کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ملٹری کو وہ اختیارات، خاص طور کے اوپر جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اگر کوئی اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں جس طرح 9 مئی کو واقعات ہوئے، یا پھر دہشت گردی کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، ملٹری کے کانوائز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، یا پھر ملٹری کے انسٹالیشنز کے اوپر کوئی دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں ملٹری کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ اپنی جو آرمی کی عدالتیں ہوں اس میں ان کا ٹرائل کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کچھ جو ہے وہ تحفظات اور خدشات ہیں، اور اس کے ساتھ جو مولانا ہے جن کی پوری جو بیس ہے وہ ہے ہی مذہبی جماعتیں، اور مذہبی جماعتوں میں بھی جو دیوبند مکتبہ فکر ہے اس میں یہ جو طالبان کا بھی یہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے صرف ہیزیٹنٹ ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت اس حوالے سے وہ اس کے اوپر نہیں مان سکتے، جبکہ حکومت کی طرف سے وہ یہ بضد ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آرمی کے حوالے سے بھی اس پہ جو اختیارات کے حوالے سے ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ورنہ پھر جو ایک آئینی ترمیم لانے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو ڈیڈ لاک جی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ سجیشن دی گئی کہ آپ جو ابھی جو خاص طور کے اوپر عدالتی اصلاحات ہیں وہ ابھی لے آئیں، اور جو ملٹری والا ہے اس کے اوپر کنسنسس کے لیے ٹائم لے لیں، تو اس کے بعد وہ کیا جائے گا۔ تو یہ ابھی تک کی جو ہے صورتحال ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے باقی جو میڈیا کے اوپر آ رہا ہے جو ارکان کو دھمکانے والا، یہ سب صرف عوام کو دکھانے کے لیے، اصل ڈیڈ لاک پیچھے یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ایک قدم پھر ایک پیچھے ہٹتے ہوئے ملٹری کورٹ والا جو معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ مؤخر کر کے وہ بعد میں 27ویں آئینی ترمیم میں لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی۔
बहरहाल ये अब हुकूमत के लिए भी एक लास्ट चांस है कि अगर इस दफ़ा भी ये आइनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब नहीं होती तो उस पे फिर यही होगा कि जो हुकूमत के लिए काफ़ी ख़तरात बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी बार अगर नाकामी होती है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है कि जो एक मकसद था इस आइनी तरमीम का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो भी पूरा अगर नहीं होता दूसरी बार भी, तो फिर ये मामलात ख़राब हो सकते हैं और ये फिर किसी सियासी जमात के लिए के हक़ में भी नहीं होगी ये बात। इस पे जो मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो उस पर करेंगे। और दूसरा अब जो मैंने 2 दिन पहले अपना वीलॉग में बताया था आपको कि हुकूमत की तरफ से एक और जो हिकमत अमली सामने आई थी वो यही थी कि आइनी तरमीम के हवाले से जैसे ही कंसेंसस डेवलप होगा तो साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई फ़ैसला आ सकता है मखसूस नशिस्तों का। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो मखसूस नशिस्तें जिनको डी नोटिफाई किया गया था वो तमाम अरकान ख़वातीन अरकान जो मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुई थी उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया था, वो इस टाइम इस्लामाबाद में ही हैं। और ये मुतवक्के है कि आज इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया था अपनी जो लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टीम है उस हवाले से, और उससे मुशावरत के बाद मैंने आपको बताया था कि ये मुतवक्के है 1-2 दिन में फ़ैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि मखसूस नशिस्तें जो 13 मई से पहले वाली पोजीशन थी उस पे चली जाएंगी। यानी 13 मई से पहले जो मखसूस नशिस्तें थी वो PTI के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास नहीं थी, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को दी गई थी। तो 13 मई से पहले वाले फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होते हुए ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसके ऊपर वो किया जा सकता है। इस पे आज इलेक्शन कमीशन का इजलास है, उसका क्या फ़ैसला आ सकता है वो जो भी अपडेट होगी। और आइनी तरमीम के हवाले से भी आज ये कहा जा रहा है कि सेनेट में ये पेश होगी, उस पे जो अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह शाम को जो भी अपडेट होगी उसके साथ आपके एक और वीलॉग करूँगा। आप ज़रा बात कर लेते हैं कि जजेस की तरफ से क्या जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई हैं जो हुकूमत के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा कि फ़ौज ने अपना जो एहतसाब है वो शुरू किया हुआ है। आपने देखा है कि जो जनरल फैज़ हमीद हो, जो उनकी जो भी सियासी एक्टिविटीज़ थी और जो भी उन्होंने गलत काम किए थे उसकी वो अंजाम भुगत रहे हैं। उनका मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो रहा है, जो कोर्ट मार्शल हो रहा है। इसी तरह सियासतदान भी हमेशा से भुगतते हैं, किसी को फांसी दी गई, किसी को इक़्तिदार से हटाया गया, और ये सारा काम जो है वो अदलिया के ज़रिए किया जाता था। लेकिन हमेशा से देखा गया है कि अदलिया के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का जो है ना वो अपने अंदर जो ख़ुद एहतसाबी है उसका हमने कभी देखा है कि अमल शुरू हुआ हो, और जो जजेस इस तरह की जो सियासी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हों या सियासी फ़ैसले करते हुए मुंतखब जो वज़राए आज़म हैं उनको फांसियाँ दे देते हैं या उनकी हुकूमतें ख़त्म कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई एहतसाब का अमल वो नहीं हुआ। तो इस दफ़ा जो है हम सियासतदानों को मिल बैठ के अगर फ़ौज अपने अंदर ख़ुद एहतसाबी के अमल के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हुए उनके जो जर्नेल हैं, टॉप के जर्नेल हैं, उनको सज़ा दे सकती है, तो पार्लिमान को चाहिए कि इस हवाले से आइन साज़ी करनी चाहिए। और जो ये जितने भी इस तरह के जो जजेस हैं, जो ताले अस्मा जो कि जो सियासत में मुलव्वस होते हैं, उनके लिए ये कानून साज़ी और आइन साज़ी करनी चाहिए। इसलिए मौलाना साहब आप हमारा साथ दें, और हम जो पार्लियामेंट में ख़ास तौर के ऊपर जजेस की तैनाती के हवाले से हो या उनके निकालने के हवाले से एक मीनिंगफुल उनका रोल होना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं वो इस पे राज़ी हैं कि जो जुडिशल जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए वो तैयार हैं। मसला वहीं आ रहा है जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। दूसरा जो इस पे फिर मौलाना फजल रहमान ने उनसे कहा कि आप पर्सन स्पेसिफिक जो है वो उसकी बजाय कोई जस्टिस मंसूर अली शाह आपको कुछ नहीं कहता, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह कोई आपकी हुकूमत गिराएंगे। इस हवाले से जो है वो कहते हैं कि एक अश्योरेंस है। तो आप ये बेहतर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो चीफ़ जस्टिस बनने दें, और फिर उसके बाद ही जो आइनी ये जो इस्लाहात का जो नाफिजुल अमल हों वो उनसे अगले जो हों वो उसके लिए वो किया जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह वो कहते हैं कि कोई हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है। तो ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से जब ये जवाब दिया गया उसके बाद फिर जो है ये ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत की तरफ से इस पर कोई जो है इस एश्योरेंस के ऊपर वो कहते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल वो आइनी तरमीम के लिए जो मौलाना फजल रहमान को जवाब दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो यही है कि अगर 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरमीम की तो ये जो जजेस होंगे ये इसको उड़ा देंगे। हमारे लिए यही अपॉर्चुनिटी है और यही विंडो है, बड़ी कम 1 हफ़्ते का टाइम रह गया। अगर इसमें नहीं होती आइनी तरमीम तो उसके बाद फिर ये आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकेगी, और ना ही जुडिशल रिफॉर्म्स
ये जो आने वाले जो जजेस हैं वो लाने देंगे आपको। तो इसलिए जो है वो मौलाना फजल रहमान से वो बार बार जो है वो इस्तदा कर रहे हैं कि आप ये इस हवाले से टाइम बहुत कम है, अगर 25 के बाद किया तो ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट होगी वो नहीं करने देगी। काजी फ़ायज़ ईसा एक हमेशा से कानून पसंद और आइन पसंद हैं और हमेशा से उन्होंने जो पार्लियामेंट के अख्तियारात हैं उनका ना सिर्फ ये कि उसका एहतराम किया है, बल्कि वो ये भी मानते हैं कि ये जो कानून साजी है ये पार्लियामेंट की जो है वो उसमें आती है, जुरिस्डिक्शन है। इसलिए ये काजी फ़ायज़ ईसा के बाद ये जो आइनी तरमीम है नहीं करने देंगे। बहरहाल अब इस पे जो डेडलॉक है वो मौलाना फजल रहमान वाला, अगर ये मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो फिर वो जो ऑप्शन बी, जो प्लान बी है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला और फिर उसके ज़रिए वो किया जा सकता है, ये आज तक जो है वो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इस पे जो भी मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से एक बड़ा ही अहम और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो है वो आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हमेशा से उन्होंने जो इदारे हैं उनको अपनी हदूद में रहने के हवाले से इस चीज़ के कायल हैं और वो ये शुरू से समझते थे कि ये जो डैम फंड है या जो पैसे इस तरह का जमा करना, चंदा इकट्ठा करना, ये सुप्रीम कोर्ट का कभी काम रहा ही नहीं है। वो पहले दिन से ही यही, और अब अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ही उन्होंने बड़ा एक लैंडमार्क जो है वो फैसला दिया है। डैम फंड वाला जो जस्टिस साकिब निसार ने चंदे इकट्ठे किए थे मुख्तलिफ इदारों का मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कि हम डैम बनाएंगे, हालांकि उस डैम की जो टोटल जो लागत है वो कोई 750 अरब रुपए है, जबकि ये इस डैम फंड में टोटल कोई 23 अरब रुपए पड़े थे। अब ये वापडा की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो डैम फंड के लिए रकम जमा की गई थी वो इस डैम के ऊपर इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त दे ताकि हम ये रकम इस्तेमाल कर सकें। तो उस पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उन्होंने कल ये इस हवाले से बड़ा एक तारीखी फ़ैसला दिया है और ये कि ये तमाम तर जो पैसे हैं ये हुकूमत का एक स्पेशल और जो फ़ंड है वो उसमें जमा करा के हुकूमती अकाउंट में ये जमा कराया जाए और इसको डैम के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लेते रहें। तो ये एक जो इस तरह का जो काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से बेशुमार इस तरह की जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इदारों का एहतराम किया है बल्कि ये जो कानून साजी और आइन साजी है वो हमेशा से उन्होंने यही कहा कि ये पार्लियामेंट का हक़ है और ये उसकी ही जो है ये उसमें आता है, जुरिस्डिक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया गया है काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से। उम्मीद है कि जो आने वाले भी पाकिस्तान के जजेस और चीफ जस्टिस होंगे वो हमेशा से इसी तरह आइन और कानून की हुक्मरानी और उसके साथ जो इदारों की अपने अपने जो हदूद हैं उसमें रहते हुए जो भी फ़ैसले होंगे वो उस पर करेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कोई 1550% ज़्यादा जो टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया है एज़ कम्पेयर टू जो बिज़नेस कम्युनिटी है। ये जो हुकूमत की तरफ से जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है जो रेवेन्यू के हवाले से FBR की, उसके मुताबिक जो इन्होंने डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं हुकूमत ने वो रवां माली साल के जो पहले 3 माह हैं, ये शहबाज राना की जो रिपोर्ट है, ख़बर है, उसके मुताबिक पहले 3 माह में मजमूई तौर के ऊपर 111 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया गया है और उसमें से जो ताजिर हैं उनकी तरफ से टोटल जो है वो कोई 6 से 7 अरब रुपए है, बाकी जो है 7.1 बिलियन है और बाकी जितना भी जो टैक्स इकट्ठा किया गया है वो सारा तनख्वाहदार तबके से वो किया गया है। और इस दफ़ा जो वो ये कहते हैं कि सरमाई में तनख्वाहदार अफराद ने 71 अरब रुपए अदा किए। हुकूमत ने रवां साल जून में जो अखराजात में कमी और टैक्स नेट को मौसर अंदाज में बढ़ाने की बजाय तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स बोझ में गैर मामूली इजाफा किया। 28 अरब रुपए का इनकम टैक्स तमाम वफाकी और सूबाई जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से इकट्ठा किया गया और जो बाकी 83 अरब रुपए हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजमीन होते हैं उनसे इकट्ठा किया गया है। यानी ये टोटल जो है वो 111 अरब रुपए है और जो ताजिर हैं, जो ट्रेडर्स हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे टोटल 6.7 बिलियन रुपीज़ इकट्ठा किया गया है। ये बड़ी जो अफसोस का मकाम है कि जो तनख्वाहदार है कि महीने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह मिलने से पहले ही टैक्स जो है उनका कट जाता है, लेकिन जो बिज़नेसमैन, ट्रेडर्स, ताजर, आप किसी मार्केट में चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रोज़ाना का लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से कारोबार हो रहा है और अफसोस का मकाम ये है कि टोटल 6.7 अरब रुपए इनकी तरफ से टैक्स अदा किया गया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि और सबसे ज़्यादा जो एहतजाज भी ये ट्रेडर्स करते हैं कि उनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए
حکومت کو اس حوالے سے جو ہے وہ سختی سے نمٹنا ہوگا، خاص طور کے اوپر جو اپنا ٹیکس کے وصولی کے لیے تنخواہ دار، کیونکہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے، جو بزنس یا ٹریڈرز والے ہیں وہ ان سے مشکل ہے ان سے نکلوانا، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک مافیا بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت کوئی پالیسی اپنی وضع کرے گی، اور جو ٹریڈرز ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی کوئی ایک مؤثر حکمت عملی اپنائے گی۔ بہرحال اب ذرا آخر پہ بات کر لیتے ہیں، جو پنجاب جو کالج تھا اس کی مبینہ طور کے اوپر لڑکی کے ریپ کا جو معاملہ تھا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو احتجاج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد کو تقریباً پھر سے ایک دفعہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اس حوالے سے جو مختلف جو خفیہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی ایکٹیولی انوالو ہے بلکہ انسائٹمنٹ کر رہی ہے جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی نے طلباء کا جو احتجاج، جب یہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا تھا حسینہ واجد والا، تو اس کے بعد انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بنگلہ دیش ماڈل ٹائپ کا وہ دہرانے کی کوشش کی کہ ہم بھی یہاں پہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ کریں گے۔ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی اپنی جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی طرف سے تو کوئی نہیں نکلا۔ پشاور میں بھی 15 20 اسٹوڈنٹس کی ٹولیاں، ان کی تصاویر سامنے آتی رہی تھی، لیکن یہ ایک پھر اس کے بعد ایک فیک نیوز کے ذریعے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں بالکل اسکول اور کالج کے، ان کی جو ہے وہ انسائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا اس ٹائم جو صورتحال ہے، خاص طور کے اوپر جو پچھلے ایک ہفتے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی، خاص طور کے اوپر اگر دیکھا جائے، پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے، پھر اس کے بعد جو سعودی وزیر کا ڈیلیگیشن ایک آیا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو $2 ارب کے ایم او یو سائن ہوئے اس کی توثیق سعودی کابینہ نے کر دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اس میں ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ کے 10 ممالک کے وزرائے اعظم اور وزراء آئے یہاں پہ۔ تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر اکنامک ایکٹیویٹیز، اور پاکستان ایک دفعہ پھر ایک ٹریک پہ آنا شروع ہوا ہے، اور پھر یہ اس طرح کے احتجاجات اور اس طرح کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ طاقت کے استعمال کے وہ ان اسٹوڈنٹس کے جو یونینز ہیں، وہ کالج کے جو وہاں پہ اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ کام کریں۔ یہ معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے اس کو وہ کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی جماعت تو اس کو انسائٹ کرے گی اپنے مقاصد کے لیے، وہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو وہ اس کا وہ کرتے، استعمال کرتے۔ تو اس پہ جو حکومت وقت ہے ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر وہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے کو طوالت دیں۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔